हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम एंड क्वार्टरली टैक्सेशन पॉलिसी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ऑलमोस्ट अभी चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एग्जेम्प्टेड इनकम का मेन कंसेप्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो से यानी कि अगले कंसेप्ट से हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली टैक्सेशन पॉलिसी को, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो अब हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहले तो हम यहाँ पे कुछ केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज जहां पे लोगों ने एग्जेप्टेड इनकम टैक्स का बेनिफिट लिया। दूसरा कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। एग्जेम्प्टेड इनकम के ऐसे कौन कौन सोर्सेज होते हैं जहां पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम हम इनकम का वो पोर्शन मानते हैं जहां जो टैक्स फ्री होता है, जिस पर हमें टैक्स पे नहीं करना होता। तो केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो 3 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3। पहला हमारे पास क्या आता है, एग्रीकल्चरल इनकम। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि एग्रीकल्चरल इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स नहीं देना होता, चाहे वो इनकम का लेवल कितना ही क्यों ना हो। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसलिए किया ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हों किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, खेती करे, वहां से इनकम जनरेट करे और उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत रिच पर्सन्स भी है ना, अगर उन्हें भी टैक्स बचाना होता है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम की तरफ जरूर जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से जो भी रिवेन्यू आएगा वो टैक्स फ्री होगा, वहां की इनकम टैक्स फ्री होगी, यानी कि उन्हें एग्जेम्प्टेड इनकम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम। कंसीडर मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह एक पर्सन है, फार्मर हु अर्न्स 8 लाख एनुअली, जो साल का 8 लाख रुपए कमाते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, उसके ऊपर इनकम टैक्स का रूल नहीं लगता है, उसमें इस इनकम को इनकम टैक्स में छूट दी गई है, प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट रिलीफ फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। तो इसलिए जो मिस्टर सिंह है उन्हें इस केस में अपने 8 लाख रुपए में एक भी रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया क्या, टैक्स बेनिफिट। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम उम्मीद है सबको पता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी कंपनी के इक्विटीज खरीदते हैं तो हम वहां पे 2 तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक तो होता है कैपिटल गेन, जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो हम जब सेल करेंगे अपने शेयर्स को तो वहां से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दूसरा, हमें डिविडेंड भी मिलता है, यानी कि जब भी वो कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को में बांट देती है, वो होती है डिविडेंड इनकम। और उस डिविडेंड इनकम पे भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। वही चीज यहां पे है, डिविडेंड इनकम। तो मिसेस गुप्ता एन इन्वेस्टर, जो क्या है, एक इन्वेस्टर है, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, उसे पसंद है इन्वेस्टमेंट करना, रिसीव्स डिविडेंड्स टोटलिंग 60,000 रुपए। उसे 60,000 रुपए का डिविडेंड मिला। कई लोग तो इंटरेस्ट भी नहीं कमाते हैं, उसे 60,000 क्या मिला, यहाँ पे डिविडेंड मिला फ्रॉम हर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, अपने स्टॉक की इन्वेस्टमेंट्स में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल के अंदर। डिविडेंड इनकम अप टू 10 लाख, अगर 10 लाख तक की डिविडेंड इनकम है, ध्यान रखना डिविडेंड इनकम टैक्स से बचती जरूर है, पर एक लिमिट रख। अगर 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम है, जो कि है 10 लाख के आसपास, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। देयरफॉर मिसेस गुप्ताज डिविडेंड इनकम 60,000 रुपए फॉल्स विद इन एग्जम्पशन। तो इसका मतलब जो उसका डिविडेंड था ना, डिविडेंड इनकम कितनी थी, 60,000, इस पे उसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। तो फॉल्स विद इन एग्जम्पशन लिमिट रिजल्टिंग इन नो टैक्स लायबिलिटी ऑन दिस इनकम। तो इस इनकम पे किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब जो मिसेस गुप्ता है वो इस इनकम पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगी, क्योंकि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम यानी कि अगर मान लेते हैं
किसी पर्सन ने एफडी से पैसा कमाया, एफडी से इंटरेस्ट कमाया, या फिर सेविंग अकाउंट में उसके पास इंटरेस्ट आया, ये सारी इनकम टैक्स फ्री इनकम काउंट की जाती है, यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम में काउंट होती है। तो मिस्टर शर्मा अर्न 30,000 इन इंटरेस्ट, मिस्टर शर्मा ने 30,000 रुपए कमाए, 30,000 कमाए इन इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री बॉन्ड्स। कहां से? टैक्स फ्री बॉन्ड से, इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी, जिसे किसने इशू किया था? एक गवर्नमेंट की एंटिटी ने इशू किया था। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सच बॉन्ड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अब इंटरेस्ट इनकम, उस पर टैक्स तो लगता नहीं है, तो जो 30,000 है उसमें से उस पर्सन को, मिस्टर शर्मा को, किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना, क्योंकि ये एक टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सच बॉन्ड्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10। क्योंकि हम सब जानते हैं अब कि एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 का पार्ट होता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम को। Therefore, Mr. Sharma's entire interest 30,000 is exempt from taxation, reducing his overall tax burden। जिससे क्या होगा? उस पर्सन का टैक्स बर्डन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हमने 3 अलग अलग रियल लाइफ सिनेरियोज लिए, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि टैक्स एग्जम्पशंस का कैसे बेनिफिट लेते हैं लोग, और कैसे अपनी कुछ इनकम्स पे बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते। ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स की बात की है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब लोग है ना सैलरीज की बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। उन्हें बोलते हैं हमें पेमेंट करनी है तो अपनी कंपनी के, मतलब जो भी आप हमें पेमेंट करोगे उतना ही हमारे पास उस कंपनी का शेयर दे दो, शेयर होल्डर बना लो उतने ही पैसे का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है, यानी कि बहुत से लोग इनकम के लिए जो है इनकम पे डिपेंडेंट रहते ही नहीं है, सैलरीज लेते ही नहीं है, वो इनकम भी उस फॉर्म में लेते हैं जिस फॉर्म में टैक्स न लेना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना पता हो, अपने ऐसे अपनी ये तो हो गई रियल लाइफ सिनेरियोज की बात, ठीक है। कुछ ब्लैक मनी के तरीके भी होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे बहुत से लोग जो है ना, बहुत सी कंपनीज भी काम करती है, उनके पास कैश में पैसा आता है, तो वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी आधी बैंक में देती है, आधी कैश की फॉर्म में देती है। अब इस दोनों का बेनिफिट है, कंपनी के पास जो ब्लैक मनी था वो क्लियर हो गया, इंडिविजुअल को अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आया ही नहीं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में टैक्स नहीं आता, वो नहीं आता कैश पेमेंट, जब तक मैं खुद ना डालूं उस पेमेंट को। मतलब मेरे पास जो भी, अब गवर्नमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन किस ट्रांजैक्शन को? जो पैसा या तो मैंने खुद बैंक में डिपॉजिट किया है या फिर जो बैंक में गया है। लेकिन अगर मेरे पास कुछ पैसा कैश में आया और मैंने कैश में ही खर्च कर दिया, निकाल दिया, तो वो एज अ ब्लैक मनी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक तरह से या फिर रख लिया मैंने अपने पास तो भी ब्लैक मनी में आएगा, यानी कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तो वो मेरी इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। वही चीज यहाँ पे है कि लोग जो है, तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे ये जरिए लोग जो है एग्जम्पशन इनकम टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल सबसे बेस्ट यही था कि लोग सैलरीज ना लेके किसी ऐसी फॉर्म में पैसा लेते हैं जिसके जरिए उन्हें इनकम टैक्स ना भरना पड़े, क्योंकि जब इनकम होगी तब तो इनकम टैक्स भरूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल ये था कि किसी पर्सन ने अपनी ही कंपनी के खुद के शेयर्स ले लिए सैलरीज के बदले। अब जब वो शेयर बेचेगा तभी उसे इनकम टैक्स देना होगा, लेकिन जब तक वो शेयर नहीं बेचेगा उसे इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि उसकी इनकम फिलहाल के लिए टैक्स फ्री है, और वो जो पैसा है ना वो उसकी वेल्थ में काम आएगा, वेल्थ को बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखे जहां पे लोग जो है वो टैक्स एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेते हैं। अब कुछ इंपैक्ट समझ लेते हैं इसका टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, तो हम सब जानते हैं भाई, जिनके पास इनकम है वो इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि उनकी लायबिलिटी है कि उन्हें इनकम टैक्स भरना होगा। और कई लोगों की जो डायरेक्टली इनकम से जो ना टैक्स कट के ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। अब इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं, टैक्स लायबिलिटी को। हम सब जानते हैं अगर लोगों के प्रॉपर सोर्सेज टैक्सेबल इनकम की तरफ है तो उन्हें अपने हर इनकम सोर्स पे टैक्स भरना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ पर्सन जो हैं वो अपने कुछ सोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम से एग्जेम्प्टेड इनकम की तरफ, तो उन्हें कुछ इनकम पे टैक्स नहीं भरना होगा, यानी कि वो टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन इनकम्स पे जो उनके पास उन सोर्सेज से आ रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स की छूट दे रखी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनका ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। जिसे सपोज करते हैं, ठीक है, 2 पर्सन है और दोनों, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, दोनों कमाते कितना है 10 लाख रुपए, ए भी 10 लाख,
और बी भी 10 लाख, दोनों 10 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ए 10 लाख कमा रहा है वो जो है इसको कहां से मिल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम सोर्स से। अब बी जो 10 लाख रुपए कमा रहा है उसमें से इसे कितने मिल रहे हैं, 8 लाख मान लेते हैं एग्रीकल्चर से। 8 लाख कहां से मिल गए, एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब 8 लाख एग्रीकल्चर से मिल गए और 2 लाख कहां से मिल गए, इसे किसी और काम से, मान लेते हैं टैक्सेबल इनकम सोर्स से, कोई भी टैक्सेबल इनकम सोर्स, कहीं पे काम कर रहा हो वहां सैलरी मिल रही है भाई को 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब देखो फर्क क्या होगा, अगर ए को 10 लाख के 10 लाख सैलरीज की फॉर्म मिल रही है तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम है, तो इसमें से टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो बी है उसके पास 8 लाख आ रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम के थ्रू, जिसपे क्या है वो टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि उसे इस पार्ट पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उसे टैक्स किस पर भरेगा, वो सिर्फ 2 लाख को लेके, ठीक है। यानी कि उसका ओवरऑल टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। अब वही चीज यहां पे है, तो एग्जम्प्टेड इनकम हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी। तो एग्जम्प्टेड इनकम का टैक्स लायबिलिटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अगर लोगों की एग्जम्प्टेड इनकम ज्यादा है तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टैक्स कम भरना होगा। और अगर एग्जम्प्टेड इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। एज इट रिड्यूसेस द टैक्सेबल इनकम, क्योंकि जब लोगों की एग्जम्प्टेड इनकम बढ़ती है तो टैक्सेबल इनकम कम होती है, सब्जेक्ट टू टैक्सेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग एग्जम्प्टेड इनकम इनटू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर एक पर्सन अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में एग्जम्प्टेड इनकम को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनाता है, टैक्स पेयर कैन लोअर देयर टैक्स लायबिलिटी। तो जो टैक्स पेयर है वो अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम करते चले जाते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे यानी कि टैक्स कम देना पड़ेगा, ओवरऑल टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, एंड ऑप्टिमाइज देयर टैक्स पोजीशन। और जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो प्रॉफिट अपना ही बढ़ जाएगा, पैसा अपना ही बढ़ जाएगा, इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब एक पढ़ते हैं नोट इंपोर्टेंट, वो क्या, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड कंडीशंस। तो हमें लिमिटेशन और कंडीशन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन है सोर्सेज में, लेकिन हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या देखा, डिविडेंड इनकम पे 10 लाख तक अगर डिविडेंड है तो कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन मान लेते हैं किसी को सिर्फ इतना पता है कि डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसकी डिविडेंड इनकम 10 लाख से ऊपर चली गई तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, उसके ऊपर टैक्स उसे पे करना होगा। तो वही चीज यहां पे है, द लिमिटेशंस एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि हर एक टाइप की एग्जम्प्टेड इनकम पे जो लिमिटेशंस है उसकी और जो कंडीशंस है वो पता होनी चाहिए, टू एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉस, ताकि हम किसी भी टैक्स लॉ को यहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करें, ऐसा ना हो छोड़ दें, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए। अब समझते हैं इसका अगला पार्ट, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या है, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। व्हाइल एग्जम्प्टेड इनकम प्रोवाइड्स टैक्स रिलीफ, हम सब जानते हैं जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो हमें टैक्स से रिलीफ यानी कि राहत जरूर देता है टू टैक्स पेयर्स। कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज एसेंशियल टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। और अब यहाँ पे जो कंप्लायंस है विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की, भाई उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है ना कि भाई मेरे पास इतनी इनकम एग्जेप्शन इनकम का पार्ट है, तो उनको जो है ना प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है, एंड एडहेयर टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, और जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है उनका पालन करना पड़ता है, यानी कि जो भी टैक्स लॉ वगैरह हैं वो मानने पड़ते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी लग जाएंगी। तो वही चीज यहाँ पे है, टैक्स पेयर्स मस्ट एक्यूरेटली रिपोर्ट ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें अपनी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को अच्छे से रिपोर्ट करना होता है, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड इनकम, जिसमें एग्जेम्प्टेड इनकम भी इसका पार्ट होता है, इन देयर टैक्स रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स के अंदर। फेलियर टू कंप्लाई विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने फेल हो जाते हैं या फिर नहीं मान पाते अच्छे तरीके से, कैन लीड टू पेनल्टी, तो उन्हें पेनल्टीज भरनी पड़ती है, एंड लीगल कंसिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई इनकम टैक्स ने रेड मार दी बहुत से लोगों के ऊपर, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं भरा था, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को रिवील नहीं किया था, तो वैसे केसेस में इनकम टैक्स की रेड कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ती है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया है। हमने ये समझा कि
इनकम एग्जम्प्टेड टैक्स का, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा हमने क्या देखा, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कैसे हम उस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कैसे हम हर एक टैक्स लॉ को मान के एग्जम्प्टेड टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस किए जो रियल लाइफ सिनेरियोज में हुए हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां से हम बात करेंगे कौटिल्यज टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में। हम सब जानते हैं जो कौटिल्य है, जिनको हम चाणक्य जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, ठीक है। मतलब उन्होंने एक तरह से फिलोसफी दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। तो उन सबको हम काफी डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि आज भी जो इनकी पॉलिसीज हैं उनको हम बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई करते हैं, जिनका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई सजेशन हो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले।